क्या कोई उस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छिपी खौफनाक मौत को देख सकता है, जिसके साथ वो जिंदगी भर के साथ फेरे लेने का सपना देख रहा हो? क्या एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर बहाए गए आंसू किसी बेरहम कातिल के हो सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड द ट्रू क्राइम पर। सोशल मीडिया और शुरुआती खबरों में आपने इस केस की जो सुपरफिशियल स्टोरी देखी थी, वो अधूरी थी। कई डिजिटल मीडिया चैनल्स ने शुरुआत में इस केस को केवल एक साधारण लव ट्रायंगल या क्राइम ऑफ पैशन के रूप में दिखाया था। उन्होंने केतन के हेयर पैच एंगल पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, लेकिन बियॉन्ड द ट्रू क्राइम पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लाने में थोड़े लेट जरूर हैं, बट हमारी इस इन्वेस्टिगेटिव लिटेंसी की एक बहुत बड़ी और जायज वजह है। हम जल्दीबाजी में केवल व्यूज़ बटोरने के लिए अधूरी खबरें नहीं दिखाना चाहते थे। हमने इंतजार किया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की पुलिस कस्टडी फेज को पूरा होने का, जो जुलाई 2026 के शुरुआती दिनों में समाप्त हुई है। इस देरी की वजह से आज हमारे पास पुलिस डायरी के वो एक्सक्लूसिव, हाईली इन्वेस्टिगेटेड और रियल फॉरेंसिक फैक्ट हैं जो इंटरनेट पर मौजूद किसी भी अन्य वीडियो से कहीं ज़्यादा गहरे और पुख्ता हैं। आज के इस एपिसोड में हम डिजिटल फॉरेंसिक, बायोकेमिकल गेट एनालिसिस और कोर्ट रूम के उन अनसुने सच को उजागर करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। अगर आप भी वास्तविक और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेटिव क्राइम स्टोरीज के शौकीन हैं, तो हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने, हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रमोट जरूर करें। आइए खोलते हैं पुलिस फाइल के वो गहरे राज। Welcome to my YouTube channel. I am Pankaj and you are watching Beyond the True Crime. ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि ये दो परिवारों के बीच सामाजिक प्रतिष्ठा, पैसे की नुमाइश और इंसानी जज्बातों के टकराव की एक गहरी साइकोलॉजिकल टेल है। केतन अग्रवाल, जिसकी उम्र 26 थी, और सिया गोयल, जिसकी उम्र 20 है, का परिवार कोई अजनबी नहीं था, बल्कि ये आपस में दूर के रिश्तेदार थे। सिया के पिता प्रवीण गोयल पुणे के एक बड़े मसाला और ड्राई फ्रूट्स के कारोबारी थे। वहीं केतन अग्रवाल पुणे के प्रसिद्ध रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी ग्रुप सक्सेस ग्रुप के मालिक विशाल अग्रवाल का इकलौता और होनहार बेटा था। वो अमेरिका के प्रतिष्ठित बेब्सन फ्रैंकलिन डब्ल्यू ऑलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेकर लौटा था। इस शादी का प्रस्ताव केतन की तरफ से नहीं, बल्कि गोयल परिवार की तरफ से आया था। अग्रवाल परिवार के रसूख और मान प्रतिष्ठा को देखकर गोयल परिवार इस रिश्ते के लिए पूरी तरह लालायित हो उठा था। उन्हें लगा कि दूर की रिश्तेदारी में इतना अमीर घराना मिलना उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आसमान पर पहुंचा देगा। उन्होंने सिया के दिल की बात जाने बिना ही इस रिश्ते को हरी झंडी दे दी और फरवरी 2026 में दोनों की सगाई हो गई। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट में सनसनी फैलाई गई कि राजस्थान के उदयपुर में होने वाली इस शादी का बजट 17 करोड़ रुपए था, लेकिन हमारी इस डीप इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि यह पूरी तरह से एक झूठी और बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई खबर थी। सिया के पिता प्रवीण गोयल ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि शादी का बजट 3 करोड़ से ज्यादा नहीं था, जिसके लिए उदयपुर के एक होटल में लगभग 81,000 पर डे के हिसाब से 70 रूम्स बुक किए गए थे। कुछ चैनल्स ने यह दावा किया कि सिया केतन के हेयर पैच से नफरत करती थी, इसलिए उसने उसका मर्डर किया। लेकिन सच ये है कि केतन के पिता ने सगाई से पहले ही इस बात को गोयल परिवार से शेयर कर दिया था और उन्होंने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। दरअसल असली वजह थी क्लास प्रिजर्वेशन। सिया पिछले 1 साल से चेतन चौधरी नाम के लड़के के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में थी, जो उसके भाई साहिल गोयल का क्रिकेटर दोस्त भी था और एक मामूली मसाले की दुकान धनश्री मसाला संभालता था। सिया के मन में इस शादी को लेकर लगातार सेकंड थॉट्स आ रहे थे। उसने एक बार रिश्ते को 1 साल के लिए टालने की बात भी कही थी, लेकिन परिवार ने फाइनेंशियल डिफरेंस और समाज के डर से उसकी भावनाओं को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। सिया अपने माता पिता के सामने खड़े होने या चेतन के साथ भाग जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे लगा कि भागने से समाज में उसके परिवार की भारी बदनामी होगी, इसलिए उसने एक बहुत ही विकृत और साइकोपैथी रास्ता चुना। उसने सोचा कि केतन की हत्या को अगर एक हादसा दिखा दिया जाए तो उसकी सोशल इमेज भी बची रहेगी
और वो बाद में बिना किसी पारिवारिक विरोध के चेतन के साथ अपनी जिंदगी बिता सकेगी। सगाई के बाद केतन ने अपनी फैमिली को बताया था कि सिया का फोन अक्सर बहुत बिजी रहता है, लेकिन उसने अंधविश्वास के कारण कभी उस पर शक नहीं किया। जबकि असलियत ये थी कि वो दोनों लगातार केतन को खत्म करने का ताना बाना बुन रहे थे। 31 मई 2026 सिया केतन को लोहागढ़ किले के विंचू काटारिस पर ले गई, लेकिन वो सफिशिएंट फिजिकल फोर्स नहीं लगा पाई और केतन बच गया। 6 जून 2026 बाली में होने वाले प्री वेडिंग शूट को नाकाम करने के लिए जब वो कार से मुंबई एयरपोर्ट जा रहे थे, तो खालापुर फूड मॉल पर सिया ने चुपके से केतन का पासपोर्ट चुराया और उसे लेडीज वॉशरूम के डस्टबिन में फेंक दिया। 14 जून 2026 एक दूसरी कोशिश। सिया केतन को दोबारा किले पर ले गई और उसे धक्का दे दिया। केतन ने झाड़ियों को पकड़कर अपनी जान बचाई। तब सिया ने रोते रोते सांप सांप चिल्लाने का नाटक किया और कहा कि उसने उसे सांप से बचाने के लिए उसे धक्का दिया था। इस नाकाम कोशिश के बाद उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी भड़क गया और उसने कोंडवा के एक थर्ड वेव कैफे में 17 जून को सिया से मुलाकात की। उसने कहा, तुमसे ये ना हो पाएगा, अब केतन को मैं खुद खत्म करूंगा। इन दोनों ने यूट्यूब पर किले की वीडियो देखकर एक ब्लाइंड स्पॉट चुना। 18 जून को सुबह 9:30 बजे सिया और केतन लोहागढ़ पहुंचे। चेतन सर्विलांस से बचने के लिए अपनी स्कूटी से 90 किलोमीटर का सफर तय करके वहां पहुंचा था। चिलचिलाती 33 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी उसने अपने चेहरे को छिपाने के लिए भारी हुडी और हेडफोन पहन रखे थे। हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया है। ट्रिप के दौरान एक वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि इतनी भीषण गर्मी में भी सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ रेस्टोरेंट के बाहर बैठी हुई थी। उस तीखी धूप के कारण पूरे रेस्टोरेंट का बाहरी हिस्सा खाली था और सभी कस्टमर अंदर एसी में बैठे थे। लेकिन इन दोनों ने जानबूझकर बाहर बैठने का फैसला किया ताकि वो बंद दरवाजों और लोगों की नजरों से दूर रहकर एकांत में मर्डर के इस फाइनल प्लान को रीचेक कर सकें। जब वो विंचू काटारिज के पास पहुंचे तो सिया चट्टान के किनारे बैठ गई। वो चेतन के लिए एक प्री अरेंज्ड नॉन वर्बल सिग्नल था, लेकिन फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन में यह खुलासा हुआ है कि सिया का नीचे बैठना केवल एक इशारा नहीं था, बल्कि एक पूरी तरीके से सातिर कैलकुलेटेड सेफ्टी प्रोटोकॉल था। साजिशकर्ताओं को डर था कि जब चेतन पीछे से केतन को धक्का देगा तो केतन का स्वाभाविक साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्स ये होगा कि वो खुद को बचाने के लिए अपने सबसे पास खड़ी चीज या इंसान को पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर सिया वहां खड़ी होती तो केतन उसे भी अपने साथ उस 400 फीट गहरी खाई में खींच सकता था। अपने शारीरिक सुरक्षा को केतन के गिरने के रास्ते से पूरी तरह अलग करने के लिए सिया नीचे बैठ गई थी और तभी चेतन ने आकर केतन को धक्का दे दिया। केतन की मौत के तुरंत बाद सिया ने पुलिस के सामने कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि वो बहुत शांति से अधिकारियों से आगे की लीगल प्रोसीडिंग के बारे में पूछताछ कर रही थी ताकि वो अपना काउंटर मूव तैयार कर सके। शुरुआती वीडियोस में दावा किया गया था कि पुलिस ने केवल परिवार के शक के आधार पर केस क्रैक किया है, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग में हम आपको पुलिस की असली साइंटिफिक सर्विलांस की डिटेल दे रहे हैं। चेतन ने अपना मोबाइल फोन अपनी मसाला की दुकान धनश्री मसाला पर ही छोड़ दिया था और सुबह 7 बजे से शाम के 5:40 तक उसका इंटरनेट बंद रखा था। उसने लोकेशन गुमराह करने के लिए एक कर्मचारी का फोन इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस के इस फॉरेंसिक सिस्टम ने इस 10 घंटे के डिजिटल सन्नाटे को एक बिहेवियरल एनोमली के रूप में फ्लैग किया। पुलिस ने उस दौरान दुकान के नंबर पर आने वाले सभी कॉल्स के कॉलर्स का इंटरव्यू लिया, जिन्होंने गवाही दी कि फोन कर्मचारी ने उठाया था और चेतन दुकान पर मौजूद नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में चेतन का चेहरा हुडी और सनग्लासेस से ढका था, जिससे उसकी पहचान मुश्किल थी। लोनावला ग्रामीण पुलिस ने इसके लिए फॉरेंसिक गेट एनालिसिस का सहारा लिया। इंसान के चलने, कदम रखने और जोड़ों के मुड़ने का तरीका उसके फिंगरप्रिंट्स की तरह ही यूनिक होता है।
फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सीसीटीवी में दिख रहे हुडी वाले शख्स के स्ट्राइक लेंथ और स्टेप फ्रीक्वेंसी का मिलान कस्टडी में चेतन के चलने के पैटर्न से किया, जिसने साइंटिफिक तरीके से साबित कर दिया कि वो हुडी वाला शख्स चेतन ही था। दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी से पहले अपने फोन के रिसाइकिल बिन और ट्रेस फोल्डर तक को वाइप कर दिया था। स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज ने रिएक्टिव डाटा कर्विंग टेक्निक के जरिए उनके फोन की फ्लैश मेमोरी का एक बिट बाय बिट क्लोन तैयार किया। जब कोई फाइल डिलीट होती है तो उसका रॉ बाइनरी डेटा तब तक वहीं रहता है जब तक वो ओवरराइट न हो जाए। एक्सपर्ट ने इसके बाइनरी कोड्स को स्कैन करके हटाए गए व्हाट्सएप और स्नैप लॉग्स को पूरी तरह रिकवर कर लिया। इस रिकवरी से न केवल उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री मिली, बल्कि कोड वर्ड्स, इमोजी और निकनेम का एक ऐसा नेटवर्क मिला जिसने इशारा किया है कि इस मर्डर प्लानिंग के पीछे कोई थर्ड माइंड भी शामिल हो सकता है। अब इसकी जांच पुलिस कर रही है। 28 जून को सिया और 1 जुलाई को चेतन को भारी सुरक्षा के बीच रिज पर ले जाया गया। पुलिस ने केतन के सटीक वजन और हाइट्स की एक वेट डमी को उस पहाड़ी से नीचे फेंककर फिजिकल ट्रेजेक्टरी का लाइव रिक्रिएशन किया। इससे फॉरेंसिक टीम को ये साबित करने में मदद मिली कि केतन के पोस्टमार्टम में जो हेड ट्रामा आई थी वो सामान्य पैर फिसलने से नहीं बल्कि एक फिजिकल पुश के कारण लगी थी। केतन के पिता विशाल अग्रवाल की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद इस केस को फास्ट ट्रैक ट्रेल में डाल दिया गया है और देश के सबसे नामी वकील उज्जवल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। अब आते हैं उस सबसे बड़े कानूनी सवाल पर। यदि किसी ने केतन को धक्का देते नहीं देखा तो इस केस का कोर्ट में क्या होगा? वकील ने कोर्ट में यह दलील दी है कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई भी प्रत्यक्ष चश्मदीद गवाह नहीं है, इसलिए उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। लेकिन विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक जजमेंट शरद विरधीचंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 के 5 गोल्डन प्रिंसिपल का उपयोग करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल, फुल इंस्टॉलेशन। परिस्थितियां पूरी तरह साबित होनी चाहिए। इनकंसिस्टेंट हाइपोथेसिस। स्थापित तथ्य केवल आरोपी के दोषी होने से मेल खाने चाहिए, बेगुनाही के कोई दूसरी थ्योरी नहीं बचनी चाहिए। डिसीव नेचर। परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जो बिना किसी संदेह के ये साबित करें कि ये मर्डर हादसा नहीं, जैसे केतन के फोन में उस दिन की एक भी फोटो न मिलना और उसका अनुभवी ट्रैकर होना। एंड ऑफ द अदर पॉसिबिलिटीज। आरोपी की बेगुनाही के हर गुंजाइश खत्म हो जाए। कंप्लीट चेन। एविडेंस के सीक्वेंस में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हमारी इस वीडियो को लाने में देरी क्यों जरूरी थी। हम आप तक केवल सतही कहानी नहीं बल्कि फॉरेंसिक साइंस और कोर्ट रूम के वो पुख्ता दस्तावेज लाना चाहते थे जो इस केस की असली गहराई को बयां करते हैं। बिना किसी चश्मदीद के भी कैसे डिजिटल ग्रिड, ब्लैकआउट, गेट एनालिसिस और रिएक्टिव डाटा कर्विंग के दम पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 और 61 के तहत एक ऐसा एयरटाइट केस तैयार किया है जिससे इन कातिलों का बच पाना नामुमकिन है। आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कैसी लगी? क्या उस थर्ड माइंड का सच भी जल्द आना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सच्चे और गहन अपराध मामलों के ऐसे ही साइंटिफिक और लेट ब्रेकिंग एनालिसिस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल बियॉन्ड द ट्रू क्राइम से। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट और सब्सक्राइब जरूर करें।